हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। राइट, हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जिसमें हम इनकम टैक्स करते हैं। राइट, एक होता है हमारे पास सैलरी, एक होता है हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है हमारे पास पीजीबीपी, देन कैपिटल गेन्स और फिर अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सब हेड्स के हमने अभी तक जितने भी हमने हेड्स देखे सब में हमने देखा कि इस टाइप की नेचर की इनकम जो है वो वहां पे टैक्स हो जाती है। ये अकेला ऐसा हेड है जो हमारा फिफ्थ हेड है, फाइनल हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाम से भी पता चल रहा है कि भाई ये ऐसा हेड है जो कि रेजिड्यूरी है, कि अगर आपकी कोई भी इनकम बन रही है, मतलब कि अगर इनकम टैक्स बोलता है कि भाई सेक्शन 2 हमने देखा था कि सेक्शन 2 इनकम डिफाइन करता है, तो अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे कि आपकी इनकम हो रही है और वो इनकम टैक्सेबल इनकम है, राइट, कि सेक्शन 2 में वो इनकम डिफाइंड है कि इनकम टैक्स के हिसाब से वो इनकम है जिस पर टैक्स लगना चाहिए, बट किसी भी हेड में वो बैठ नहीं पा रही है फॉर एनी रीजन। राइट, किसी भी हेड में, मतलब हमारा सैलरी में भी वो कहीं नहीं बैठ पा रही है, हाउस प्रॉपर्टी में भी कहीं नहीं बैठ पा रही है, पीजी में भी कहीं नहीं बैठ पा रही है, कैपिटल गेन में भी नहीं हो पा रहा है उसका। तो हमने एक हेड बनाया रेजिड्यूरी हेड कि भाई ठीक है, कहीं नहीं बैठ पा रही है तो आप एक काम करो, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल के टैक्स कर दो। राइट, सो दिस वाज डन जस्ट टू इंश्योर कि भाई कोई भी ऐसी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर ना चली जाए, कि मतलब अगर इनकम टैक्स ने स्टार्टिंग में इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया उसको, ठीक है, सेक्शन 2 के हिसाब से वो इनकम में इंक्लूडेड है, बट हमें कोई हेड नहीं मिल पा रहा है जिसमें वो टैक्स हो, तो एक रेजिड्यूरी हेड बना दिया कि भाई ठीक है, कहीं और नहीं टैक्स हो पा रही है, आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आके उस पर हमें टैक्स दे दो। राइट, अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि जैसे हमने सैलरी में देखा, सैलरी में हमारा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बट अगर मान लो कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें कि मान लो टर्मिनेशन पे, जैसे एम्प्लॉयर की हमारी टर्मिनेशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट की टर्मिनेशन हो गई है, बट उसके बाद हमें कोई अमाउंट मिल रहा है एम्प्लॉयर से, ठीक है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, वो सैलरी में नहीं फॉल कर रहे हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को जो कि अब ये इसको आप फिर और कहाँ टैक्स करोगे। राइट, अभी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जा सकता है, पीजीबीपी में नहीं जा सकता है क्योंकि मेरे बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, कैपिटल गेन में नहीं जा सकता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को जहाँ पे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन भी नहीं है और सैलरी में भी वो टैक्स नहीं हो सकती है, तो उसको फिर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देंगे। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन मान लो जो पीजीबीपी में मेरे बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है बट स्टिल वो टैक्स होनी चाहिए, जैसे कि मान लो मेरी एफडी की इंटरेस्ट की इनकम होगी। राइट, अब एफडी के इंटरेस्ट की इनकम हो गई तो मैंने एफडी होल्ड कर रखी है, तो एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रखी है, मेरा काम नहीं है एफडीज में डील करने का। राइट, तो अब एफडी का जो इंटरेस्ट हो गया वो और कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, कैपिटल गेन में नहीं जा सकता। कैपिटल गेन में क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि कैपिटल रिसीट नहीं है हमारी, ट्रांसफर नहीं है, क्या एसेट नहीं है, ये तो इंटरेस्ट आ रहा है ना एफडी से, एफडी ट्रांसफर थोड़ी हो रही है। तो अब ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि किसी भी हेड में नहीं जा पा रही है, उनको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बोल देते हैं कि भाई ये एक रेजिड्यूरी हेड है जहां पे आपकी सारी टैक्सेबल इनकम आएंगी। राइट, टैक्सेबल इनकम मतलब कि सेक्शन 2 के हिसाब से वो इनकम है बट सेक्शन 10 के हिसाब से एग्जेम्प्ट नहीं है। राइट, हमने देखा था सेक्शन 10 में ऐसी इनकम्स होती हैं जो कि हमारी कॉम्प्यूटेशन का पार्ट ही नहीं बनती है ना, तो ऐसी इनकम जो कि सेक्शन 2 के हिसाब से जिसमें जो जो टैक्स के दायरे में तो आई बट सेक्शन 10 और सेक्शन 10 ने उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया, तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो है, ऐसी इनकम जो है और किसी हेड में भी नहीं जा पा रही है, मतलब हम कंफ्यूज हैं कि भाई सेक्शन 2 के हिसाब से भी इनकम है, 10 में एग्जेम्प्ट भी नहीं हो रही है, तो और किसी हेड में भी नहीं जा पा रही है, तो उसको फिर हम कहाँ डालें, तो उसको हम एक रेजिड्यूरी सेक्शन बना देते हैं, सेक्शन 56। राइट, अब इसका एक बार फ्लो देखते हैं कि ये पूरे चैप्टर में हमें करना क्या क्या है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसका जो चार्जिंग सेक्शन होगा दैट वुड बी सेक्शन 56। ठीक है, 56 में दो सेक्शंस रहेंगे, 56(1) और 56(2), जिसमें कि हम देखेंगे 56(1) हो गया हमारा जनरल और ये हो गया हमारा स्पेसिफिक। तो जनरल में क्या हुआ, सेक्शन 56(1) में जनरल में क्या हुआ, जनरल में बस लिख दिया कि भाई ये हमारा एक रेजिड्यूरी सेक्शन है, अगर कोई भी ऐसी टैक्सेबल इनकम है जो कहीं और टैक्स नहीं हो पा रही है तो उसको जनरल में जाके आप सेक्शन 56 में आप टैक्स कर सकते हो। ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जेनेरिक क्लॉज बना दिया। फिर लिख दिया स्पेसिफिक क्लॉज कि भाई देखो वैसे तो सब कुछ इसमें टैक्स होना चाहिए बट कुछ कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो कि हम लिख के बता रहे हैं कि भाई ये जैसे इसमें लिख दिया डिविडेंड, इंटरेस्ट इसमें लिख दिया, ठीक है, इसमें गिफ्ट्स के ऊपर जो टैक्स होता है वो लिख दिया, तो इसमें लिख के बता दिया कि भाई
ये शायद ऑब्वियस ना हो किसी के लिए भी, राइट कि ये वाली इनकम हम स्पेसिफिकली लिख के बता रहे हैं कि भाई ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगी ही आएंगी। और इन सबके मतलब कुछ ना कुछ रीजंस है कि भाई जैसे अब डिविडेंड है, तो डिविडेंड को लिखने का रीजन क्या था कि डिविडेंड आज से मतलब 2020 से पहले शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स नहीं होता था। यहाँ पे क्या है डिविडेंड जो है, अब डिविडेंड की हम अभी वैसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट डिविडेंड क्या है यहाँ पे लिखने का रीजन क्या था कि डिविडेंड पहले पूरा का पूरा कंपनी टैक्स पे करती थी। कंपनी ने अगर मान लो किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया तो डिविडेंड जो है वो आज की डेट में शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होता है। तो इन्होंने स्पेसिफिकली लिख के बताया कि भाई कोई कंफ्यूजन ना रहे, हर तरीके का डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही जाएगा और शेयर होल्डर के हाथ में ही टैक्स होगा। तो ये जरूरत थी लिखने की पहले, क्योंकि क्या होता था कंपनी के हाथ में टैक्स होता था। कंपनी जब डिविडेंड पे करती थी तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करके डिविडेंड पे करती थी और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। बट अब क्या है, अब इन्होंने स्पेसिफिकली लिख के बताया कि भाई देखो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आपका सारा का सारा डिविडेंड जो है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। ऐसे ही लिख दिया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में भी लिख दिया कि भाई देखो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, कोई भी ऐसी इनकम जो कि स्पेसिफिकली लिख के बता दी कि भाई ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा ही आएगा, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्स करना है हमें। ठीक है, ये भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर हमने देख लिया इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक हो गया हमारा चार्जिंग सेक्शन 56 जो कि हमारा मेन है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 57 जिसमें हम देखेंगे कि हमारा क्या क्या इसमें डिडक्शंस अलाउड है। राइट अब इनकम है तो इनकम में कुछ डिडक्शंस भी अलाउड होंगी कि भाई इंटरेस्ट इनकम है, उसको कमाने के लिए अगर मैंने कोई इंटरेस्ट के खर्चे करे हैं तो वो वाले भी डिडक्शंस जो है उसकी कितनी डिडक्शंस हमें मिलनी चाहिए, उस इनकम को कमाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, वो वाले डिडक्शंस की कौन कौन से अलाउड है कौन कौन से नहीं अलाउड है। तो ये सेक्शन 57 जो है वो डिस्कस करता है कि अलाउेबल डिडक्शंस कि कौन कौन सी डिडक्शंस है जो मुझे अलाउड है। सेक्शन 58 फिर एक आ जाएगा, वो ये बात करेगा कि ऐसी डिडक्शंस जो कि अलाउड नहीं है, नॉन अलाउडेबल डिडक्शंस। राइट तो बस ये सिंपल से हमारे 3 सेक्शंस हमें इसमें पढ़ने हैं और हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्लीट। राइट एज आई टोल्ड यू बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने बस यही लिखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड इज द रेजिड्यूरी हेड ऑफ इनकम एंड ब्रिंग्स विद इन इट्स स्कोप ऑल द टैक्सेबल इनकम। सारी टैक्सेबल इनकम इसके अंदर आ जाएगी, सारे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द असेसी विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ एनी अदर हेड। किसी और हेड में अगर नहीं फॉल कर रहा है और वो टैक्सेबल इनकम है हमारी, कोई भी ऐसे प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं असेसी के जो कि टैक्स होने चाहिए। टैक्स होने चाहिए का क्या मतलब हुआ, सेक्शन 2 में इनकम में होने चाहिए और सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट नहीं होने चाहिए। राइट तो ऐसे जो भी इनकम्स हैं जो किसी और हेड में, रेजिड्यूरी हेड मतलब और किसी हेड में फॉल नहीं हो रहे, विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ एनी अदर हेड, किसी और हेड में उनको जगह नहीं मिल पा रही है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आके टैक्स हो जाएंगे। अच्छा एक चीज और इसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स हो जाएंगे तो क्या कोई स्पेसिफिक रेट लगेगा? जैसे हमने देखा था कैपिटल गेन का स्पेसिफिक रेट लगता है टैक्स होने का। राइट तो ऐसा कोई टैक्स रेट इसमें नहीं है, दिस इज ओनली स्लैब्स। जैसे नॉर्मल इनकम हमारी पीजीबीपी की सैलरी की हमारी टैक्स होती है, वैसे ही बिल्कुल ये स्लैब्स के हिसाब से टैक्स होगा। और दिस इज मतलब ये एक तरीके से बोला यही जा रहा है कि ये आपकी नॉर्मल इनकम है। राइट इसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत ही नहीं सरकार को। सरकार ने बोला भाई अगर ये तो बस ये कि आप यहाँ नहीं टैक्स कर पा रहे, आप पीजीबीपी में नहीं टैक्स कर पा रहे, तो आप इसको इधर टैक्स कर दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए इसमें कोई स्पेसिफिक रेट्स नहीं है, ये जो टैक्स होगा तो ये नॉर्मल स्लैब्स पर ही टैक्स होगा। ठीक है, यही हमारा सेक्शन 56(1) का भी था। अब हम इसमें इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड में आ जाते हैं। इसमें हम मेजरली से वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारी स्पेसिफिकली 56(2) के हिसाब से, जहां जो हमारी स्पेसिफिकली 56(2) के हिसाब से सरकार ने बोली हुई है कि भाई ये हेड्स जो हैं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होंगे। राइट और इसमें भी वही वाले हम इसमें अभी फिलहाल कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डिविडेंड इनकम पे। अब डिविडेंड इनकम पे एक तो मैंने आपको चीज बताई कि भाई 2020 से पहले क्या होता था कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती थी तो कंपनी यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करके शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती थी। ठीक है, तो क्या होता था, जो सारा टैक्स लगता था वो कंपनी को देना होता था, शेयर होल्डर के हाथ में सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होता था डिविडेंड। बट अब इन्होंने क्या करा कि नहीं, इन्होंने बोला कि भाई देखो यहाँ पे तो एक फ्लैट
फ्लैट रेट का एक हम रेट ले लेते हैं डिविडेंड के ऊपर, बट अब शेयर होल्डर्स तो हर तरीके के हो सकते हैं, कुछ सैलरीड मिडिल क्लास हो सकते हैं, कुछ बहुत एचएनआईज हो सकते हैं, तो हर एक की इनकम पे आप सेम रेट पे टैक्स हमें लेना नहीं लेना चाहिए आइडियली, राइट? दिस इज नॉट राइट। जिसके हिसाब जिसकी जैसी इनकम है, मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसकी सिर्फ डिविडेंड की इनकम आ रही है, तो आइडियली वो तो फिर उसको तो टैक्स देना ही नहीं चाहिए। वो अगर अपने हाथ में अगर अपने उसके हाथ में टैक्स लग रहा होता तो आइडियली स्लैब के बेसिस पे उस पर टैक्स ही नहीं लगता, राइट? तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि फिर 2020 में एक अमेंडमेंट लाई गई कि भाई देखो, यहाँ से हटाओ और शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्स लगेगा, शेयर होल्डर्स के हाथ में जिसकी जैसी इनकम है उसका वैसा टैक्स बनेगा, राइट? तो अब क्या है, अब हमने सेक्शन ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेक्शन 56(2) में स्पेसिफिकली लिख के बता दिया कि भाई डिविडेंड की जो भी इनकम होगी वो सारी की सारी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होगी। अब कैसी डिविडेंड की इनकम हो सकती है, डिविडेंड किस किस तरीके के हो सकते हैं? डिविडेंड हो सकते हैं हमारे फाइनल डिविडेंड आता है हमारे पास एक, राइट? एक आता है हमारा इंटरिम डिविडेंड आता है हमारा, राइट? अब एक यहाँ पे इन्होंने लिख के बता दिया कि भाई एक ये तो डिविडेंड्स आपको पता है, ये तो आपने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है कि भाई कुछ फाइनल डिविडेंड आता है आपके पास, कुछ इंटरिम डिविडेंड आता है आपके पास। एक इन्होंने स्पेसिफिकली लिख के बताया कि भाई देखो, एक तरीके का डिविडेंड होता है डीम्ड डिविडेंड, जो कि डिविडेंड है नहीं, पर हम मान लेते हैं ये डिविडेंड है और अकॉर्डिंगली डिविडेंड की तरह इस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनल डिविडेंड पे कैसे टैक्स लगता है। फाइनल डिविडेंड पे कैसे टैक्स लगेगा? फाइनल डिविडेंड, अब टैक्स कैसे लगेगा, क्या मतलब होता है भाई? डिविडेंड सेक्शन 56 में आ गया, चार्जिंग सेक्शन में आ गया, कंप्यूटेशन कुछ बताने की जरूरत है नहीं इसमें, क्योंकि कोई स्पेसिफिक रेट्स की बात हो नहीं रही है इसमें, बस सेक्शन 56 में आ गया। अब इसमें डिविडेंड जो आया उस पर आप टैक्स लगा दो, उसमें क्या दिक्कत है? तो आप बोलेंगे कि टैक्स लगा दो, वो तो बहुत अच्छी बात है, बट कब टैक्स लगा दो? डिविडेंड एक होता है ये डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने, एक होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया कंपनी ने, एक होता है डिविडेंड एक्चुअल में पे हुआ। तो कब? व्हेन का आंसर जो होगा ना वो सेक्शन 8 देता है। सेक्शन 8 जो है वो डिस्कस करता है कि कब इस डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। तो फाइनल डिविडेंड हमने देखा कि जब एजीएम में अप्रूव हो गया, बेसिकली तभी हमारा एक राइट क्रिएट हो जाता है उस डिविडेंड के ऊपर। अब मान लो कि जैसे मान लो 26 मार्च 2025 को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, ठीक है, एजीएम में अप्रूव हो गया, तो और हमें एक्चुअल में पे हुआ, लेट्स से 10 अप्रैल को हमें एक्चुअल में पे हुआ, मेरे को एक्चुअल में पेमेंट आई डिविडेंड की फाइनल, मतलब मेरे पास जो अमाउंट क्रेडिट हुआ मेरे बैंक अकाउंट में वो 10 अप्रैल को हुआ। तो हम क्या डेट मानेंगे? क्या 26 मार्च मानेंगे या 10/4 मानेंगे? तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो राइट है उस डिविडेंड को लेने का वो 26 मार्च को ही क्रिएट हो गया था। मतलब मैं अपनी बुक्स में डिविडेंड शो कर सकती हूँ, एक्चुअल पेमेंट की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसमें दिखा सकती हूँ मेरे पास एक राइट है ये डिविडेंड को लेने का जिस दिन एजीएम में अप्रूव हो गया। मतलब एजीएम में अप्रूव हो गया तो अब जो मतलब अब जो कंपनी है वो उसको रिवोक नहीं कर सकती, ये एक ऑब्लिगेशन हो गई कंपनी के ऊपर। अब चाहे कंपनी लिक्विडेट हो चाहे कुछ भी हो, ये राइट जो है ये शेयर होल्डर का हो गया। दिस इज आई हैव अ राइट टू कलेक्ट एज अ शेयर होल्डर, आई हैव अ राइट टू कलेक्ट दिस डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, राइट? और किसी भी हाल में कंपनी जो है ये राइट को रिवोक नहीं कर सकती है। तो ऐसे केसेस में क्या हो गया, अब एक अनकंडीशनल राइट क्रिएट हो गया मेरा ये इस इनकम के ऊपर, इस डिविडेंड इनकम के ऊपर। तो सरकार टैक्स कब लगाएगी? इसी दिन टैक्स लगाएगी कि भाई जिस दिन आपका हक आ गया उस इनकम के ऊपर, तो उसी दिन आपको हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो फाइनल डिविडेंड किस दिन हुआ? फाइनल डिविडेंड जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं, पे भी नहीं, जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया ना डिविडेंड, उसी दिन आपको मतलब वो इनकम आपकी हो गई और उसी दिन आपको टैक्स देना है। अब पेमेंट उसकी कब आएगी कब नहीं आएगी वो आप देखो, बट आपका राइट क्रिएट हो गया और हम इस बात पे श्योर है कि ये इनकम आएगी जरूर आपके पास, राइट? तो ईजीएम के लिए फाइनल डिविडेंड के लिए क्या बोला गया सेक्शन 8 में कि भाई फाइनल डिविडेंड आपका तब उस पर टैक्स लगेगा जब जिस दिन एजीएम में वो अप्रूव हो गया, शेयर होल्डर से उसको अप्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में क्या फर्क होता है? इंटरिम डिविडेंड जो है ना, इंटरिम डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करने के बाद, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अप्रूव करते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड अगर कंपनी ने डिक्लेयर भी कर दिया है ना, तो डिक्लेयर करने के बाद भी कंपनी जो है उसको रिवोक कर सकती है, कंपनी के पास उसको रिवोक करने का राइट होता है। तो अगर कंपनी ने मान लो उसको रिवोक कर दिया है तो
तो इंटरिम डिविडेंड जो है, अगर मान लो कंपनी ने उसको रिवोक कर दिया, तो बेसिकली एक अनकंडीशनल राइट नहीं क्रिएट हुआ ना शेयर होल्डर्स का, कि मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, और कोई बिल्कुल ही अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस आ गया, बिल्कुल ही कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो गई या कुछ भी हो गया, या कंपनी का कोई बहुत ही अनफोर्सीन सिचुएशन क्रिएट हो गई कंपनी के अपने इंटरनली, कि कंपनी को लिक्विडेट करने की बात आ गई, या इस तरीके से कुछ भी हो गया, तो ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये राइट भी होता है कि भाई ये जो इंटरिम डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया था ना, इसको हम रिवोक कर रहे हैं, कि हमें अभी पैसे चाहिए, हमारी कंपनी में थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं, तो हमें ये वापस से हमें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, डिविडेंड हमने डिक्लेयर ही किया था, अभी तक पे नहीं किया था, तो ये इंटरिम डिविडेंड हम रिवोक कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अब ऐसे केस में क्या होगा कि इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी एक अनकंडीशनल राइट क्रिएट नहीं हुई शेयर होल्डर्स की, राइट। तो इंटरिम डिविडेंड के लिए क्या बोला गया कि ठीक है, क्योंकि एक अनकंडीशनल राइट नहीं क्रिएट हुई ना इंटरिम डिविडेंड के लिए, तब तक आप श्योर नहीं हो जब तक कि आपके पास एक्चुअल में पेमेंट नहीं आ जाती। तो ऐसे में इंटरिम डिविडेंड के लिए बोला गया कि भाई इंटरिम डिविडेंड की जो डेट होगी उसको हम बोलेंगे कि फाइनल पेमेंट की डेट, जिस दिन एक्चुअल में आपकी पेमेंट हुई, जिस दिन में एक्चुअल में आपके पास अमाउंट आया, ये वाली डेट, दिस विल बी योर डेट फॉर इंटरिम डिविडेंड। की इंटरिम डिविडेंड जिस दिन आपको कंपनी ने पे कराना, उस दिन आपको उस पर टैक्स देना है, राइट। तो अब एक बार देखते हैं सेक्शन 8 में क्या लिखा है। डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। Section 8 determines the basis of charge of dividend. Final dividend, it is taxable in the year in which is declared by the company. Right? हमने देखा फाइनल डिविडेंड जिस दिन डिक्लेयर किया गया कंपनी के द्वारा, उसी दिन हमारा राइट क्रिएट हो जाता है उस डिविडेंड के ऊपर। अब कंपनी जो है वो रिवोक नहीं कर सकती उस डिविडेंड को। तो फाइनल डिविडेंड जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, उस दिन हम उसको अपनी इनकम मान लेंगे और उस दिन ही हमें उस पर टैक्स देना है। इंटरिम डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर। तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो रिसीट के बेसिस पर टैक्स होगा, क्योंकि डिक्लेयर करने के बाद भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में वो डिविडेंड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसको रिवोक कर सकते हैं। तो हमारी जो अनकंडीशनल राइट है उस डिविडेंड के ऊपर वो क्रिएट नहीं होती है, तो इसलिए इंटरिम डिविडेंड जो है वो रिसीट बेसिस पे टैक्स होता है। अब डीम्ड डिविडेंड इनकम क्या है? डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ए बी सी डी ई एफ। तो 222 सेक्शन 2 से पता चल रहा है कि डीम्ड डिविडेंड डिफाइन होगा वहां पे। 222 ए में एक तरीके का डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड डिफाइन होगा, फिर बी में एक तरीके का, सी में एक तरीके का, इस तरीके से, ठीक है। अब डीम्ड डिविडेंड क्या होता है कि मान लो एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं सबसे पहले डीम्ड डिविडेंड का, कि देखो क्या होता है सिंपल तरीके से। एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने अगर डिविडेंड पे किया, नॉर्मल डिविडेंड पे किया, या इस तरीके से समझते हैं और इसको बेसिक लेवल पे लेके जाते हैं कि मान लो एक कंपनी है, कंपनी नॉर्मली काम कैसे करती है, कंपनी ने अपना कुछ प्रॉफिट्स कमाया, ठीक है, कुछ अपना उसने टर्नओवर कमाया, उसने खर्चे माइनस किए, उसने नेट प्रॉफिट कमाया। अब इस प्रॉफिट्स में से वो क्या करती है, इस प्रॉफिट्स में से वो सारे अपने इंटरेस्ट वगैरह, उसके जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की डिविडेंड वगैरह है, जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, बेसिकली डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट देना है, लोन वालों को इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कुछ फिक्स्ड रेट का डिविडेंड जा रहा है तो वो जाएगा, ये ऐसी जितनी भी ऑब्लिगेशंस है, टैक्स की पेमेंट है, सब कुछ मिला जुला के जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो फाइनल नेट प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स बचता है, राइट अब ये फाइनल जो नेट प्रॉफिट बचता है, सारी ऑब्लिगेशन, टैक्स वैक्स की ऑब्लिगेशन, सब कुछ प्रॉफिट में से हटा के अब जो नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए बचता है, ये प्रॉफिट में से डिविडेंड पे किया जाता है। शेयर होल्डर्स क्या बोलते हैं कि भाई ये सारा का सारा जो प्रॉफिट बचा है, अब हमारी ये जो सरप्लस बचा है अब आपका प्रॉफिट में से, ये शेयर होल्डर्स इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो बोलते हैं भाई इतना तो कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर लेती है, और बाकी कुछ जो है वो डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है, राइट अब शेयर होल्डर्स, कई बार कंपनी और शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि भाई देखो अगर ये आप डिविडेंड हमें पे करोगे तो वो डिविडेंड जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह हमें स्लैब्स के बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो आप एक काम करो कि ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो आपका जो पूरा का पूरा आपका सरप्लस इकट्ठा हुआ है कंपनी के अंदर, वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो आप अभी रख लो अपने पास और हमें किसी और तरीके से पे कर दो, राइट किसी और तरीके से क्या हुआ कि मान लो कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये कोई एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मान लो क्या किया इस कंपनी ने, इस कंपनी के पास ये प्रॉफिट बचा था, ये सारा सरप्लस बचा था, ये सारा जो सरप्लस होता है, ये सारा
ये जो सारा नेट प्रॉफिट होता है या ये जो सारा सरप्लस होता है, ये सारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जनरली इसको जनरल रिजर्व्स की कैटेगरी में डालते हैं। जनरल रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, राइट। ये बैलेंस शीट में, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में यहाँ एसेट्स आ गया, शेयर कैपिटल आ जाता है, और यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो जनरल रिजर्व्स होते हैं उसमें मेजरली सारा हमारा कमाया हुआ प्रॉफिट्स होता है, राइट, जो हमारा हम हर साल नेट प्रॉफिट की तरह कमा रहे हैं, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो जनरल रिजर्व्स में जाता है। ये सारा का सारा जो प्रोपोर्शन होता है ये शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स की वैल्यू होती है एक तरीके से। अब क्या हो सकता है कि कई बार जैसे कंपनी के पास सरप्लस है, ठीक है, अब अगर वो नॉर्मल डिविडेंड पे करेगी शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि भाई ये डिविडेंड पे तो हमें बहुत मोटा टैक्स देना पड़ जाता है, हमारा स्लैब रेट बहुत हाई जाता है, तो आप कोई और तरीका देखो भाई, ये जो हमारा अमाउंट है हमें पे करने का। तो कंपनी कई बार क्या कर सकती है कि भाई ये जो जनरल रिजर्व्स में जो मतलब जो अमाउंट पड़ा है, बेसिकली जो सारा प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स को देना है, तो क्या करेगी, मान लो कोई लैंड खरीद ली, वो लैंड लेके शेयर होल्डर्स को दे दी। कोई भी एसेट, कोई भी इस तरीके का कोई एसेट, कोई सिक्योरिटीज खरीद ली, वो सिक्योरिटी शेयर होल्डर्स को दे दी, या शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स इशू कर दिए, राइट। ये ऐसे किसी भी तरीके का कोई भी एसेट हो सकता है जो कि कंपनी ने अपना ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये किसी तरीके से शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दिया डिविडेंड की तरह, मतलब डिविडेंड की तरह जो जाना चाहिए था वो डिविडेंड की तरह नहीं गया, वो किसी एसेट के रूप में चला गया या किसी और तरीके से चला गया, राइट। किसी और तरीके से क्या हो सकता है कि भाई मान लो शेयर होल्डर को कोई लोन या एडवांस दे दिए, या शेयर होल्डर को की कोई ऑब्लिगेशन थी। ये वैसे जनरली छोटी कंपनीज में ज्यादा होता है कि भाई मान लो कि शेयर होल्डर की कोई ऑब्लिगेशन थी, शेयर होल्डर को किसी को पैसे देने थे, तो शेयर होल्डर ने बोला कि भाई एक काम कर, तू कंपनी में से डायरेक्टली निकाल ले, कंपनी वाले पैसे भी तो मेरे ही पड़े हैं, तो एक काम कर, कंपनी को बोला कि भाई ये कंपनी जो है आप इस बंदे को मेरे भी हाफ पे कर दो, राइट। तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे किसी भी केस में हम बहुत ब्रॉड लेवल पे बात कर रहे हैं, अभी हम बिल्कुल इन डिटेल जाके एक एक पॉइंट को समझेंगे कि किस तरीके से डीम डिविडेंड होता है। बट डीम डिविडेंड का बेसिकली क्या मतलब हुआ इन नटशेल, अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझना हो, तो डीम डिविडेंड क्या हुआ कि ऐसा कोई भी अमाउंट जो कि शेयर होल्डर के हक का पड़ा था यहाँ पे, वो और शेयर होल्डर को डिविडेंड की तरह ही जाना चाहिए था, वो डिविडेंड की तरह ना जाके उस डिविडेंड की चोरी हुई और वो किसी और तरीके से शेयर होल्डर के पास चला गया। डिविडेंड की चोरी नहीं हुई, डिविडेंड के टैक्स की चोरी हुई, क्योंकि डिविडेंड की तरह जाता तो टैक्स लग जाता इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो शेयर होल्डर्स के पास किसी और तरीके से चला गया कि इस रिजर्व्स एंड सरप्लस में से जनरल रिजर्व के पैसे को यूज करके कोई लैंड खरीदी और वो लैंड जो है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, राइट। तो ऐसे किसी भी तरीके के एग्जाम्पल हो सकता है। हम सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक इतने सारे हमारे पास ABCDEF हैं, हर तरीके के हम डीम डिविडेंड को बहुत डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं जो हर एक क्लॉज में फॉल करेंगे। बट बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे सेक्शन 222 अगर हमें समझना हो तो दैट इज कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो अमाउंट है, जो जनरल रिजर्व्स का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अमाउंट है, बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इज द राइट वर्ड। कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या हुए कि हर साल का जो नेट प्रॉफिट हमारा इकट्ठा होता चला जा रहा था, शेयर होल्डर्स का जो सरप्लस है, जो शेयर होल्डर्स का हक है, ये जो नेट प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर जो फाइनल बचता है, ये जो सारा का सारा डिविडेंड की तरह जाना चाहिए था, वो अब किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया है, राइट। तो वो जब किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा तो उसपे भी सरकार बोलेगी कि भाई ये आइडियली ये आपका डिविडेंड का ही नेचर है, ये और कोई नेचर नहीं है, ये आप एक तरीके से आप डिविडेंड ही दे रहे हो। आप 100 रुपए का डिविडेंड देते, आपने क्या करा, 100 रुपए की लैंड खरीदी और लैंड शेयर होल्डर्स को दे दी, तो बात तो वही हुई, आप कैश देते, बट अब लैंड अगर खरीद के दी तो वो डिविडेंड की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड तो आइडियली कैश और बैंक की तरीके से जाता है। तो ये जो लैंड खरीद के दे दी इसको हम डीम डिविडेंड मानेंगे। तो डीम डिविडेंड क्या हुआ कि कोई किसी भी तरीके से अगर ये नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है तो उसको हम डीम डिविडेंड मान लेंगे। तो डीम डिविडेंड की फिर अब सेक्शन 8 में क्या बात हुई कि डीम डिविडेंड जो है वो उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड या पेड बाय द कंपनी। तो ये हम केस बाय केस बेसिस पे देखेंगे कि किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस में पेड होगा। अभी आई जस्ट गिवन यू कि डीम डिविडेंड होता क्या है, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं एक बार। अब हम एक चीज और देखते हैं इसमें कि टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इनकम। टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इनकम भी हम देख चुके हैं। डिविडेंड इनकम रिसीव बाय द रेजिडेंट शेयर होल्डर is taxable in the hands such is taxable in the hands of such shareholders in the hands of such shareholder at normal rates of tax। हमने देखा स्लैब्स के बेसिस पे टैक्स होगा, राइट। वेदर रिसीव फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी, तो चाहे आप मतलब किसी भी रेजिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड अगर मिला है, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी ने दिया हो
चाहे वो एक फॉरेन कंपनी ने दिया हो, वो डिविडेंड जो है वो उसका स्लैब्स की तरीके से टैक्स होगा। सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। ये लिखनी क्यों थी जरूरी लाइन, क्योंकि एक टाइम पे सोर्स इंपॉर्टेंट होता था, यहाँ पे टीडीएस कटता था। तो क्या होता था कि मतलब डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी के हाथ में टीडीएस कटता था, तो यहाँ पे जरूरी होता था टीडीएस का रेट देखने के लिए कि भाई कौन पे कर रहा है, डोमेस्टिक कंपनी पे कर रही है कि फॉरेन कंपनी पे कर रही है। बट अब ये सब कुछ जरूरी नहीं है, अब आपके पास कहीं से भी डिविडेंड आ रहा हो, अगर वो इंडिया में टैक्सेबल है, वो रेजिडेंट शेयर होल्डर है, इंडिया में टैक्सेबल है, तो उसके ऊपर स्लैब्स के बेसिस पे टैक्स लग जाएगा, राइट। अब हम डीम डिविडेंड पर आ जाते हैं। डीम डिविडेंड जो है हमने देखा सेक्शन 222 ए बी सी डी ई एफ सारे क्लॉजेस कवर करेंगे और सारे बहुत सिंपल से क्लॉजेस हैं। अब सबसे पहले डीम डिविडेंड सेक्शन 222 ए एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। तो हमने सिंपल सा जो हमने केस देखा था कि भाई अगर किसी भी कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या हुआ है कि सारे नेट प्रॉफिट्स, अभी तक के जितने भी नेट प्रॉफिट्स कंपनी ने कमाए हुए हैं वो इकट्ठे करके जो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में, जो कंपनी की बैलेंस शीट थी उसमें जो अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिखा रखे हैं, वो सारे के सारे जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है कंपनी के पास, डिविडेंड हमेशा उतना ही, मतलब मान लो कंपनी ने अगर अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी दिया है तो हम डिविडेंड उतना ही मानेंगे जितना हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, राइट। और इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ही शेयर होल्डर्स का हक था, यही वो अमाउंट है जो कि डिविडेंड की तरह जाना चाहिए था और नहीं गया। डिविडेंड की तरह जाना चाहिए था बट किसी और तरीके से गया। तो जिस भी तरीके से आप भेजो, जितना आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना हम डीम डिविडेंड मान लेंगे, राइट। तो अब सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स में क्या हुआ कि भाई किसी भी तरीके से कंपनी ने अगर या तो कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को, या उस कैश की कोई एसेट खरीद ली और वो एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी शेयर होल्डर्स को, ठीक है, तो वो जितना भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सारा का सारा टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो सारा का सारा डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। इसको एग्जांपल की तरह कैसे समझेंगे कि भाई मान लो कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे 1000 रुपए के, ठीक है, और कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेट्स से कंपनी ने 1200 का जो 1200 रुपीज जो है वो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो कितना हम इसमें डिविडेंड मान लेंगे, जो इसका डीम्ड डिविडेंड पोर्शन होगा, डीम्ड डिविडेंड वुड बी 1000 रुपए ओनली। ये जो 200 रुपए एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट हुए ये डिविडेंड नहीं है, ये कैपिटल रिसीट्स है उनके हाथ में, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये अगर कंपनी बता रही है कि भाई हाँ ये किस तरीके से बांटे हैं तो जिस नेचर का होगा उस हिसाब से टैक्स लग जाएगा, बट ये डिविडेंड का नेचर नहीं ले सकता, क्योंकि डिविडेंड का मैक्सिमम, जो डीम्ड डिविडेंड का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ही हो सकता है, राइट। अभी एक और इसका केस देख लेते हैं जस्ट टू इंश्योर कि हमें समझ आ गया, क्योंकि ये दिस पॉइंट की टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये वाला जो पोर्शन है ये सारे 222 के क्लॉजेस में एप्लीकेबल है, राइट। और कुछ होना हो ये जरूर होगा कि भाई कि जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सारा का सारा डिविडेंड नहीं मान लेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितना था, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ही वो पार्ट है जो कि हमें डिविडेंड की तरह जाना चाहिए था। तो अब अगर मान लो एक केस 2 हमने देखा कि भाई मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे 1000 रुपए के, ठीक है, और मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है अमाउंट लेट्स से 800 रुपए, तो मेरा डीम्ड डिविडेंड कितना होगा 200 रुपए, राइट। तो हम सिंपल सी बात है 200 क्यों 800 रुपए सॉरी, तो डीम्ड डिविडेंड कितना होगा 800 रुपए की जितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सारा का सारा हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये सारा का सारा तो भाई डिविडेंड के नेचर का ही था। आइडियली कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए था शेयर होल्डर्स को, बट नहीं किया, तो ठीक है हम उसको डिविडेंड मान लेंगे, नहीं किया मान लेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो कंपनी ने कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कंपनी ने कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी, कोई किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, कोई पर्सनल नेचर की प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो उसके लिए क्या होगा कि मान लो लैंड ले ली, चलो कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी ले ली, कंपनी ने कोई लैंड ली, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के सारा पैसा कंपनी के पास पड़ा था, कंपनी ने क्या किया इस प्रॉफिट्स को यूज किया और इसके बदले एक लैंड ले ली, और वो लैंड जो है 2 साल बाद शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो अब सरकार क्या बोलेगी कि भाई केस 3 लेते हैं कि भाई अगर आपने इस तरीके का कोई काम किया कि आप कि भाई पैसे जो हैं वो सीधे सीधे इस तरीके से कैलकुलेशन में आ रहे थे, तो आपने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो उन एसेट्स की फेयर वैल्यू ले लो कि अगर मान लो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे 1000 रुपए के, ठीक है, और जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए
जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए शेयर होल्डर्स को, वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम आज के डेट में देखेंगे ना, हम ये नहीं देखेंगे कि ये कब खरीदी थी या क्या था, हाँ उसका कोई लेना देना नहीं। हमें देखेंगे कि भाई आज के डेट में जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए शेयर होल्डर्स को, टू द एक्सटेंड द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो हम मान लेंगे कि भाई ये डीम डिविडेंड है। तो अगर मान लो कोई एसेट्स कंपनी के पास पुराने भी पड़े थे, मान लो कंपनी के पास कोई पुरानी लैंड पड़ी थी और कंपनी ने बोला कि काम करते हैं, ये जो भी कैश आया हुआ है ये तो रख लेते हैं, जो लैंड पड़ी है पुरानी वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके से कंपनी ने वो जो कैश पहले का जो कैश अभी आया हुआ था नेट प्रॉफिट्स का, एक तरीके से कंपनी ने वो ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, हम ये मान लेंगे कि डिविडेंड से बच रही है कंपनी। तो क्या हुआ कि लेट्स से अगर एसेट, अगर ये लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई है और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज की डेट में लेंगे, तो लेट्स से इसकी वैल्यू थी 1200 रुपए। ठीक है, कि भाई 1200 की लैंड है, वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मान लो दो ही शेयर होल्डर्स थे, मान लो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, दो ही शेयर होल्डर्स थे और ये लैंड दोनों को दे दी, ज्वाइंट होल्डर्स बना दिया। तो अब इसमें डीम्ड डिविडेंड कितना मान लिया जाएगा? कि कई बार शेयर होल्डर्स भी तो ऐसे बोल सकते हैं ना, आप खुद सोचा, शेयर होल्डर्स भी तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि यार आप एक काम करो, ये 1000 रुपए मैं लेके क्या करूंगी, वो जो लैंड पड़ी है ना कंपनी में, वो लैंड ले लेते हैं, वो लैंड मेरे को चाहिए थी। तो अगर वो इस तरीके से उन्होंने निकाल ली, तो ये जो डीम्ड डिविडेंड का पोर्शन था, ये आपका फिर से 1000 रुपए आ जाएगा, कि जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स था, टू द एक्सटेंड द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो सारा का सारा पोर्शन जो है उसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। यही अगर 800 होता तो ये 800 हो जाता। राइट, सिंपल सा लॉजिक है। अब इस पे आ जाते हैं एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। राइट, हमने समझ लिया कि कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को कोई एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसको भी रोकते हैं, इसको भी डिटेल में समझेंगे वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का क्या मतलब होता है। बट अगर क्या हुआ, अगर किसी भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कोई एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, और ये नहीं कि सारे एसेट, सारे सब कुछ, मतलब कि शेयर होल्डर को कुछ देना ही बंद हो गया, जितना भी आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, जितने जिस हद तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, उस पूरे अमाउंट को हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। इफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश, इट इज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, और इफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन काइंड, जैसे कि हमने लैंड का एग्जांपल लिया था कि भाई अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई है या कोई भी और एसेट ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स, fair market value of such asset, the fair market value of such assets on the date of such distribution is deemed dividend in the hands of shareholders. Right, तो अगर काइंड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन वो देख ली जाएगी, और अगर कैश डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो पूरा का पूरा आपका डिविडेंड मान लिया जाएगा, कितना, जितना की कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। ठीक है, अब देखते हैं बोनस शेयर्स को। अब पहले ये देखते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का क्या मतलब होता है। कई बार क्या होता है कि भाई अब सरकार ने रूल बनाया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किसी भी तरीके से अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करे तो उसको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। राइट, तो कंपनी ने क्या करना शुरू किया कि भाई ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हैं ये काम करते हैं। हमारी बैलेंस शीट कैसे दिख रही थी, शेयर कैपिटल दिख रहा था और ये रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहे थे, इसमें था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, है ना। तो कंपनी ने क्या किया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात हो रही है ना, तो एक काम करो कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। क्या तरीका डालने का, सबसे सिंपल तरीका, सबसे इजी तरीका है कि बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं। बोनस शेयर्स आपको पता है, अगर अभी भी हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें कोई कैश तो आता नहीं है कंपनी के पास। कंपनी क्या करती है, जब बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है, बोनस शेयर्स की एंट्री सिंपल ये होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। राइट, मतलब मान लो कंपनी ने 1:1 के रेशो में बोनस शेयर्स इशू करे हैं, तो शेयर होल्डर के पास अगर 100 शेयर्स पहले थे, 100 शेयर्स और आ जाते हैं, कुछ पैसे थोड़ी देने पड़ते हैं, तो सिंपल बस शेयर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं बोनस शेयर्स में। राइट, तो और वो सारा का सारा अमाउंट आता कहाँ से है, वो सारा जनरल रिजर्व्स कैपिटलाइज होता है। तो बोनस शेयर्स में क्या एंट्री होती है, दिस इज नथिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। राइट, ये कुछ नहीं कर रही है, अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स खत्म करके शेयर कैपिटल में डाल रहे हैं ताकि डीम डिविडेंड का जो पोर्शन है ना वो कम हो सके। आपको सोचो कि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पहले 1000 के दिख रहे होंगे और उसमें से हमने कुछ बोनस शेयर्स इशू कर दिए, तो बोनस शेयर्स इशू करे तो हमने लेट्स से 500 के बोनस शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, तो अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो मुझे 500 के दिख रहे होंगे,
ये 500 माइनस करके ये 500 आ गए, क्योंकि इसके तो बोनस शेयर्स इशू हो गए, राइट। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस भी जहां पे आपने ये बोनस शेयर्स इशू करने को क्या बोला गया, दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कि आप अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो शेयर कैपिटल में डाल रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं, कि अगर आपने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन भी करी हुई है इन द पास्ट कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो शेयर कैपिटल में आपने डाल रखे हैं, कैपिटलाइज कर रखे हैं, तो ये कैपिटलाइज्ड पोर्शन जो है, ये जो 500 का अमाउंट है, ये भी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की लिमिट में गिनेंगे, और इस पे भी ये भी आपकी डीम्ड डिविडेंड की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करने में हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं कैपिटलाइजेशन का, किस तरीके से कैपिटलाइजेशन की जा सकती है। कि मान लो कोई अनकॉल्ड कैपिटल दी, राइट, हमने देखा था ना कि अगर मान लो कंपनी ने 10 रुपीज का शेयर था, ठीक है, और कंपनी ने अभी तक 8 रुपए ही कॉल कर रखे थे, 2 रुपए की जो थी, लेट्स से 2 रुपए की जो थी वो अनकॉल्ड कैपिटल थी। तो कंपनी कई बार क्या कर सकती है, मान लो कंपनी के पास अगर शेयर कैपिटल है और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ठीक है, और शेयर कैपिटल में क्या दिख रहा है, लेट्स से 1000 शेयर्स ऑफ ₹8 ईच, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल अलग दिख रही है, बट अभी जो शेयर कैपिटल में फिगर दिख रही होगी वो 1000 शेयर्स हैं अगर मान लो, तो 8 रुपए की कॉल्ड कैपिटल है, तो 8 रुपए की यहाँ दिख रही होगी। कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यहाँ पे आए 1000 रुपए के, कुछ प्रॉफिट्स आ गए हमारे पास 10,000 के प्रॉफिट्स आ गए, चलो। तो कंपनी ने क्या किया कि एक काम करा कि भाई ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है इसको कॉल्ड कैपिटल बना दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से अमाउंट एडजस्ट कर दिया। तो क्या करा इन्होंने, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डेबिट कर दिए और शेयर कैपिटल बढ़ा दी 2 रुपए से, ₹2 into 1000 कर दिया, और 2000 रुपए जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में पड़े थे, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से निकाल ली। तो ऐसी भी अगर कोई एंट्री पास कर रखी है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ओनली कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। किसी भी तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अमाउंट उठ के अगर शेयर कैपिटल में गया हुआ है, तो इसको हम एक कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स बोल देंगे, और इसको हम बोलेंगे कि भाई ऐसी भी कोई अगर ट्रांजैक्शन हुई हुई है, कोई भी ऐसी एंट्री पास हुई हुई है बुक्स में जिसमें कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो है वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, शेयर कैपिटल की फिगर में दिख रहे हैं, तो ऐसी फिगर को भी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, कल को इस ट्रांजैक्शन में कंपनी के हाथ में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हैं वो 8000 के दिखेंगे, 10,000 के थे, 2000 के माइनस हो गए, ये 8000 के दिखेंगे। शेयर कैपिटल जो थी ये 8000 की थी, ये 10,000 की दिखेगी, है ना। अब ये 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे ऐसे जब भी अमाउंट्स आएंगे, इस तरीके से जब भी ट्रांजैक्शंस आएंगी, तो जितना पोर्शन कैपिटलाइज हुआ है वो सारा का सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब इस केस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम डीम्ड डिविडेंड के लिए क्या देखेंगे, 8000 प्लस कैपिटलाइज कितना हुआ है 2000, तो फिर से वही 10,000 की हमारी पूरी लिमिट आ जाएगी। अब कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कंपनी ने कोई भी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो हम देखेंगे अगर मान लो 12,000 के डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो 10,000 की डीम्ड डिविडेंड मान ली जाएगी, राइट। तो ये हुआ हमारा एक्यूमुलेट, और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, अगेन ये सारे सेक्शन 222 के जितने भी क्लॉजेस हैं सब पर लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, इन केस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स हमने देखा कि बोनस शेयर्स में हमने देखा बोनस शेयर्स में कुछ भी पैसे ना इधर से उधर जा रहे ना उधर से इधर आ रहे। बोनस शेयर्स में क्या हो रहा है, सिंपल कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स है, ये सिंपल कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, राइट। ना शेयर होल्डर को कुछ आया ना शेयर होल्डर को कुछ गया। तो हमारा जो डीम्ड डिविडेंड का पॉइंट था दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, कि किसी भी तरीके से शेयर होल्डर्स के पास कोई अमाउंट जा रहा है। तो क्या बोनस शेयर जब इशू कर रहे हैं तो उसमें कोई अमाउंट जा रहा है शेयर होल्डर्स के पास, किसी भी तरह कोई एसेट जा रहा है, नहीं, कुछ नहीं जा रहा। अब लेट्स से कि इसको एक थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, अगर इन केस समझ नहीं आया तो लेट्स से मान लो मेरे पास प्रॉफिट है 3 लाख का, ठीक है, ये बटना है मेरे पास, ठीक है। इक्विटी शेयर्स का एग्जांपल ले रहे हैं अभी कि क्यों इक्विटी शेयर्स के जो बोनस की हम ट्रांजैक्शन है वो बोल रहे हैं, वो सिंपल कैपिटलाइजेशन है, उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स नहीं हो रहा है ना आज ना कल, ठीक है। मान लो प्रॉफिट है 3 लाख का, ठीक है, और मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, लेट्स से मेरे पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, ऑफ ₹1000 ईच, ठीक है। अब मैंने बोनस शेयर्स इशू कर दिए तो क्या हो गया, मेरे पास 200 शेयर्स हो गए ऑफ ₹1000 ईच, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, अब ये बोनस शेयर जब इशू हुए तो पहले एक पर्सन के पास मिस्टर ए के पास पहले एक शेयर था, अब मिस्टर बी के पास 2 शेयर्स, अब मिस्टर ए के पास 2 शेयर्स हैं, बस सिंपल यही तो हुआ है। बट जो प्रॉफिट बटना है वो तो सेम ही है ना, तो
और वो कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड राइट है, ये तो भैया जो जितना बचा कुछ आया वो मिल जाएगा शेयर होल्डर्स को। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरा 10% का डिविडेंड बनता है, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूँ, मेरे को 10% का इतना इतना तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स के वास्ते जो सरप्लस बचता है एसेट में वो मिलता है। तो अब इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि मिस्टर ए के पास पहले अगर मान लो बोनस शेयर इशू नहीं हुए होते तो कितना पैसा मिलता, 3 लाख का 100 शेयर थे, मतलब एक शेयर था, मतलब डिवाइड बाय 100 हो जाता पर शेयर, एक शेयर था इनके पास, तो पर शेयर कितना मिल रहा था, 3,000 रुपए। मिस्टर ए को पहले 3,000 रुपए मिल रहे थे। अब लेट्स से बोनस शेयर्स इशू हो गए हैं, ठीक है, तो ये आफ्टर बोनस शेयर्स इशू है, तो क्या होगा, 3 लाख वालों को डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 200, ये कितना हो गया 1500। और मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स हैं, 2, तो 2,000 3,000 रुपए। पहले भी 3,000 मिल रहे थे, अभी भी 3,000 रुपए मिल रहे हैं। बोनस शेयर्स में आप देख रहे हो पहले मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद डिवाइड कर दिया, कुछ ज्यादा फर्क तो कुछ ज्यादा क्या कुछ भी फर्क नहीं आएगा, राइट। बट यही चीज अगर प्रेफरेंस शेयर्स वालों की होती तो प्रेफरेंस शेयर्स वाले तो एक फिक्स राइट क्रिएट कर देते कि भाई नहीं, मेरे 200 शेयर्स की राइट्स है, मेरा 10% का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, मैं 10% का प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूँ, मेरा इतना हक बनता है कंपनी में, मेरे को इतना दो ही दो। तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को आप बोनस शेयर्स इशू करते हो तो आपका एक फिक्स ऑब्लिगेशन जो है वो फ्यूचर की बढ़ती चली जाती है। वेयर एज इक्विटी शेयर होल्डर्स में ऐसा नहीं होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स में तो बस सिंपल ये होगा कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर आपने बोनस शेयर्स इशू करे हैं, वो सिंपल क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए उस फिगर को आपको ऐड कर लेना है अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में, कि अगर कोई भी बोनस शेयर्स इशूड आपको दिख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में तो क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो बुक में दिख रहे हैं वो, और कोई भी बोनस शेयर इशू हुए हैं तो उसको भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में ऐड कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर कोई बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं, राइट, तो वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट नहीं है, दैट इज जस्ट कैपिटलाइजेशन। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है इसमें, कुछ नहीं हुआ है, ये बस 100 शेयर्स थे, 200 शेयर्स है, एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दिया गया होगा 2 रुपए का कि हाँ ये सर्टिफिकेट है, ये एक कागज का टुकड़ा एक और ले लो, बस, और कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट प्योर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड हेंस कभी भी अगर बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर्स इशूड, बोनस टू इक्विटी शेयर्स दिया गया है तो उसमें हम 222A नहीं लगाएंगे, राइट। तो यही हो गया, हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का मतलब समझ आ गया। देन इन केस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स इशू टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमने देखा कोई भी अगर बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो उसमें कोई एसेट्स रिलीज नहीं होते। हमने एंट्री भी देखी, कोई एसेट्स जा ही नहीं रहते, क्योंकि शेयर होल्डर के पास एक शेयर सर्टिफिकेट के अलावा कुछ और नहीं जाता, राइट। कोई एसेट, कोई वैल्यूएबल चीज जा ही नहीं रही है, देयर इज नो रिलीज ऑफ एसेट्स एंड हेंस इशू ऑफ बोनस शेयर्स इज नॉट डीम्ड एज डिविडेंड। तो ये सिर्फ ध्यान रखने वाली चीज ये कि जो बोनस शेयर्स की जो बात हो रही है दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली, प्रेफरेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को जो होंगे, प्रेफरेंस को या डिबेंचर्स को कुछ भी अगर हमने ऐसा कुछ उनकी फ्यूचर ऑब्लिगेशन अगर हमने बढ़ा दिए तो वो हम 222B में चेक करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इक्विटी वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेक्शन 222B पे आ जाते हैं। 222B में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, राइट। तो जैसे हमने देखा ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स था, इसमें भी ये, इसमें क्या हो गया कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स या डिपॉजिट डिबेंचर स्टॉक्स किसी भी तरीके से विद या विदाउट इंटरेस्ट कुछ भी अगर इस तरीके से पे करती है, इशू करती है, तो एक पॉइंट ये बोला जा सकता था, देखो वैसे तो ये भी एक एसेट ही है, राइट, वैसे तो ये भी एक एसेट ही है, बट इसमें ये बोला जा सकता है कि भाई आज के डेट में कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स इशू करे तो कोई एसेट थोड़ी दिया, ये तो आज के डेट में कोई पैसे तो नहीं गए। डिबेंचर्स अगर मान लो 10 ईयर पीरियड का है तो ऑब्लिगेशन जो है वो 10 साल के बाद आएगी, राइट। तो क्या बोलते हैं कि भाई अगर आपने इस तरीके से कोई ट्रांजैक्शन करी है कि भाई डिबेंचर्स या डिबेंचर स्टॉक्स कुछ इशू करे हैं शेयर होल्डर को, तो आपने आज पैसे नहीं दिए बट एक ऑब्लिगेशन तो क्रिएट कर ली ना, एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन तो क्रिएट कर ली, राइट। चाहे आज के डेट में इसको आप एसेट मानो चाहे ना मानो, एक तरीके से ऐसे बोल सकता था कि भाई आप मेरे को कोई एसेट तो दे नहीं रहे, डिबेंचर दे रहे हो, एक पीस ऑफ पेपर ही तो दे रहे हो कि जिससे 10 साल बाद में आपसे पैसे ले सकता हूँ। तो आज के डेट में तो आपने कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए ना मुझे, तो सेक्शन 222A में आप फॉल नहीं करते हो आइडियली, राइट। बट सरकार ने स्पेसिफिकली लिख के बोला कि नहीं भाई देखो, डिबेंचर्स अगर आपको इशू किए जा रहे हैं तो चाहे मेरी लायबिलिटी आज है या नहीं है, 10 साल बाद तो होगी ही ना, फ्यूचर ऑब्लिगेशन तो होगी ही। और भाई एक सिंपल सा लॉजिक देखो, प्रैक्टिकली देखो कि अगर मान लो कंपनी ने शेयर होल्डर को डिवेंचर इशू करे तो शेयर होल्डर मार्केट में जाके वो डिवेंचर बेच दे और उसके हाथ में वो पैसे आज के डेट में फिर आ जाए, क्या है, जैसे कि मान लो कंपनी के पास 1,000 रुपए थे, कंपनी के पास 1,000 रुपए का
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इकट्ठा हुआ था वो कंपनी को किसी तरह शेयर होल्डर को पहुंचाना था। तो कंपनी ने बोला कि भाई ये काम करो, आप मेरे से डिबेंचर्स इशू कर लो, आप मेरे से डिबेंचर्स ले लो। अब ये 10 साल के डिबेंचर्स ना, 10 साल बाद में आपको इसका ये पूरे के पूरे 1000 रुपए आपको पे कर दूंगी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू बनी, मतलब डिबेंचर्स की जो आज की वैल्यू बनी, जो इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से, वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से जो आज की वैल्यू बनती है वो लेट्स से 1000 रुपए ही बनती है, ठीक है। तो डिबेंचर्स की आज की डेट की जो वैल्यू बनी लेट्स से वो 1000 रुपए ही बनती है, बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी 1000 रुपए ही है। तो कंपनी का आज की डेट में ये 1000 रुपए तो नहीं पे कर रही ना शेयर होल्डर्स को, आज की डेट में बस उसने डिबेंचर्स इशू कर दिए कि 10 साल बाद इसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी, जो वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यू निकाली होगी, 10 साल बाद में आपको उतना अमाउंट पे कर दूंगी, ठीक है। तो आज की डेट में एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन तो कंपनी ने अपने सर पे ले ली ना कि 10 साल बाद में ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो आपको पे करूंगी। तो सरकार ने बोला इसको भी आप डीम डिविडेंड ही मानोगे कि एक तरीके से आपने ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ही पे कर दिए। और चलो एक बात को तो आप बोल रहे हो ना कि मैं बाद में पे करूंगी, अब ये शेयर होल्डर ने इसको मोनेटाइज कर लिया, शेयर होल्डर ने ये डिबेंचर्स मार्केट में जाके बेच दिए, उसके पास तो आज की डेट में ही 1000 रुपए एज इट इज आ गए, राइट। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शेयर होल्डर मार्केट में बेचते, एक तरीके से इस एग्जाम्पल को आप डिटेल में समझे कि अगर मान लो कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे 1000 रुपए के, ठीक है, और कंपनी ने आज की डेट में डिबेंचर्स इशू कर दिए अपने शेयर होल्डर्स को, और बोला कि ये 1000 रुपए जो है वो मैं आपको 10 साल बाद, 10 साल का इसका पीरियड था, 10 साल के बाद मैं आपको इसकी पेमेंट करूंगी, ये रिडीम जो करूंगी डिबेंचर्स, ये मैं आपको 10 साल के बाद करूंगी, ठीक है। तो आज के डेट में कंपनी ने अपने ऊपर एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर ली। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर ली, तो इस वजह से भाई, और क्रिएट कहां से हो रही है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बेसिस पे ही हो रही है, तो इसको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि भाई आज के डेट में कंपनी ने ये 1000 रुपए का जो डिबेंचर है वो शेयर होल्डर को दिया, और शेयर होल्डर ने जाके मार्केट में बेच दिया, तो शेयर होल्डर के हाथ में तो भाई 1000 रुपए पहुंचने थे, वो पहुंच गए मार्केट में। अगर आपने मार्केट में जाके इसको सेल कर दिया, 1000 रुपए का डिबेंचर था, 1000 रुपए आपने मार्केट में जाके सेल कर दिए और आपके पास 1000 रुपए आ गए, तो डिविडेंड चाहे कंपनी पे करती, चाहे आपने मार्केट में जाके वो डिबेंचर पे कर दिया, मतलब कंपनी ने आपको डिबेंचर दिया, ये शेयर होल्डर के हाथ में डिबेंचर दिया, शेयर होल्डर ने जाके उसको मार्केट में सेल कर दिया, कंपनी इसको डायरेक्टली डिविडेंड दे देती। दोनों केसेस में शेयर होल्डर के हाथ में 1000 रुपए आ ही गए ना, दोनों केसेस में आ गए। तो इसको भी सरकार ने बोला कि भाई ये वाला जो केस है ना, इसको भी हम डीम्ड डिविडेंड ही मानेंगे। ये आपने कुछ नहीं किया है, आपने बस कान यहाँ से पकड़ने की बजाय इधर से पकड़ लिया वाली चीज है, बस ये और कुछ नहीं है, ये सिंपल दिस इज ऑल्सो डीम्ड डिविडेंड केस ओनली। यहाँ पे हम ये दोनों केसेस में, ये नॉर्मल हो जाता तो ये नॉर्मल डिविडेंड की तरह टैक्स लगता है कि लगता है आपने इस तरीके से घुमा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है तो ये डिविडेंड की ट्रांजैक्शन ही ना, तो जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वो सारा का सारा हमें डिविडेंड की तरह पे करो। तो कब पे किया जाएगा, ये सेक्शन 8 में लिखा है जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिस दिन ये डिबेंचर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए उस दिन आपका ये डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। सिमिलरली ऐसे 222 में हमने 222 ए में हमने देखा था कि जब एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए तो उस दिन जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट किए गए उस दिन को हम उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे और उस दिन हम डीम्ड डिविडेंड टैक्स कर देंगे शेयर होल्डर के हाथ में, राइट। अब ऐसे ही हमने देखा कि अब ये डिबेंचर, अच्छा डिबेंचर जो है ये विद इंटरेस्ट हो विदाउट इंटरेस्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये किसी भी तरीके विदाउट इंटरेस्ट भी होगा तभी भी है, तो ये एक तरीके की फ्यूचर ऑब्लिगेशन ही, राइट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। डीम्ड डिविडेंड जितना आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू द एक्सटेंड द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स whether capitalized or not will be deemed as dividend। अब दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब हमने देखा था 222A में कि जब भी हमारे पास इक्विटी शेयर्स होंगे, इक्विटी शेयर्स वालों का तो पूरा सरप्लस होता है ना, पूरा सरप्लस मतलब कि सारा जनरल रिजर्व ले लो, शेयर कैपिटल ले लो, ये सारा इक्विटी शेयर कैपिटल का होता है, राइट। अब इसमें इक्विटी शेयर 100 हो चाहे 1000 हो चाहे 1 लाख हो, भाई ये पोर्शन तो ना बढ़ने वाला है ना घटने वाला है, ये प्रोपोर्शनेटली सब में बढ़ जाएगा, राइट। अभी हम ये देख के चुके हैं। बट अगर यही यहाँ पे हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू हुए हैं, तो हमने देखा था इक्विटी शेयर वालों का कितना ही बोनस इशू कर लो,
बटेगा तो ये सारा का सारा प्रोपोर्शनेटली ना। तो बोनस शेयर्स जब इक्विटी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुए तो वो सिंपल कैपिटलाइजेशन बोला गया, और इसमें बोला गया कि भाई ये कोई डीम्ड डिविडेंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि सारा का सारा प्रोपोर्शनेटली ही बटना है, ये कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो गई है। इक्विटी शेयर्स आज की डेट में अगर 100 है चाहे 1 लाख है, जितना सरप्लस कल की डेट में कंपनी के हाथ में होगा वो सारा का सारा प्रोपोर्शनेटली ही बटेगा, और इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में हमने देखा उतना ही जाएगा, चाहे वो 4 शेयर्स लेके खड़ा हो, चाहे वो 10 शेयर्स लेके खड़ा हो, चाहे वो 400 शेयर्स लेके खड़ा हो। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों का एक फिक्स्ड डिविडेंड का राइट होता है, ठीक है, और दूसरा उनके पास उनकी प्रायोरिटी इन पेमेंट होती है, राइट। उन्होंने मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में हमने देखा, हमें पता भी है ये चीज कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले जब कंपनी खत्म हो रही होती है या जब देनदारी की बात आती है कंपनी की, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बिल्कुल सबसे लास्ट में लाइन में खड़े होते हैं, और उनसे पहले होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर 10% का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो 10% का जो इनका ये फिक्स्ड डिविडेंड बनता है वो इस सरप्लस में से सबसे पहले जाएगा, राइट। और उसके बाद फिर जितनी पेमेंट होगी इनकी, कि मान लो उनको रिडीम करना है अगर 1000 रुपए पे या 1 लाख रुपए पे अगर रिडीम करना है, तो ये पेमेंट जो है इनकी ये सबसे पहले जाएगी। उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में जाएगा, राइट। तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैं कुछ बोनस इशू कर रही हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नंबर बढ़ा रही हूँ, और अगर नंबर बढ़ा रही हूँ तो मैं एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रही हूँ, फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रही हूँ कि भाई अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लेट्स से अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आज की डेट में 1 लाख हैं, ठीक है, और मैंने इनको बोनस शेयर्स इशू कर दिए, और ये अब ये 1:1 के रेशो में कि बोनस शेयर्स इशू हो गए। अब टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो मुझे दिख रहे हैं वो 2 लाख दिख रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास मान लो सरप्लस 5 लाख का होता है सरप्लस, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स से भी पहले खड़े हो जाएंगे कि भाई हमारा 2 लाख का बकाया बनता है, पहले हमें ये 2 लाख पे करो। उनको ये नहीं होगा कि भाई जितना बचा है वो हमें प्रोपोर्शनेटली बांट दो, नहीं, वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले होते हैं, इनके पास तो फिक्स्ड राइट होता है, फिक्स्ड डिविडेंड का राइट होता है, फिक्स्ड प्रायोरिटी पेमेंट होती है इनके पास, तो प्रायोरिटी पेमेंट होती है इनके पास, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को बोनस शेयर्स इशू करने का मतलब हुआ कि भाई कल को आप अपनी देनदारी जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हो, अपनी ऑब्लिगेशंस जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हो। वो ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है जितना इक्विटी शेयर होल्डर वाले जैसे होते हैं ना, कि बोलेंगे कि ठीक है अब जितना बचा है अब कंपनी में वो सारा हमारा है, ऐसे नहीं होगा। ये तो बोलेंगे ये ऑब्लिगेशन है, ये हमें देना है, आपको ये हमें देना ही देना है। तो जितना बोनस शेयर्स इशू करते चले जाओगे, जैसे डिबेंचर्स में हमने देखा कि अगर आज की डेट में आपने डिबेंचर्स इशू करे तो एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर ली कि 10 साल बाद मुझे इसको पेमेंट करनी ही करनी है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स को जितना बोनस इशू करते चले जाओगे, उनका नंबर बढ़ाते चले जाओगे, उतनी ही आपकी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए सेक्शन 222 में बोला कि अगर आपने बोनस शेयर्स प्रेफरेंस वालों को इशू करा है तो आपने अपनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन बढ़ा दी है, और इसलिए इस बोनस शेयर को भी हम डीम्ड डिविडेंड मानेंगे, राइट। तो अब ये बोनस शेयर्स अगर आपने इक्विटी वालों को इशू किए होते तो बात कुछ और होती, तो वो सिंपल कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट था, उसमें कोई पैसों का लेन देन की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। तो बोनस शेयर्स याद रखना है, जब भी बोनस शेयर्स हमारे इक्विटी वालों को इशू होंगे तो उसमें वो सिर्फ एक सिंपल कैपिटलाइजेशन है। अगर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि भाई कैपिटल ये इक्विटी शेयर्स को बोनस इशू हुआ है, तो उसको आप बस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की लिमिट बढ़ा दोगे उससे, कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो कैपिटलाइज हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में वो ऐड कर दो, वो कोई भी डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता। वेयरएज जब भी ये बोनस प्रेफरेंस वालों को इशू हुआ है तो हम ये मानेंगे कि भाई फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है इन शेयर होल्डर्स को देने की, तो पैसे आज ना देके बाद में दिए जा रहे हैं, तो एक तरीके से क्या हुआ कि ये एक तरीके से डीम्ड डिविडेंड हो गया। आज पैसे नहीं गए तो कोई बात नहीं, बाद में जाएंगे, पर जाएंगे तो सही, और जाएंगे कहाँ से? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से। तो जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी के पास पड़ा है वो सारा का सारा डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। अब एक चीज और इसमें ना कई बार एक कंफ्यूजन आ जाती है, वैसे बहुत बेसिक पॉइंट है बट कंफ्यूजन आ जाती है कि क्या है कि एक डिविडेंड जो है वो हमेशा शेयर होल्डर्स को ही दिया जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स की बात नहीं आएगी इसमें, राइट। डिविडेंड जो है वो 2 लोगों को दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जब हमने पहला पॉइंट देखा था डिबेंचर्स वाला, तब हम बोल रहे थे किसी भी शेयर होल्डर को डिबेंचर्स इशू कर दिए, डिबेंचर होल्डर्स को नहीं करे हमने इसमें।
आप पॉइंट देखेंगे अगर इसमें, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स नहीं इशू किए जा रहे हैं, आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, तो उसको डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। दूसरे केस में हमने क्या देखा कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं इनको आप बढ़ा रहे हो बाय वे ऑफ बोनस, तो हम डीम्ड डिविडेंड मानेंगे, राइट। तो डिविडेंड हमेशा याद रखना कि कई बार कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स, यहाँ पे डिबेंचर्स की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है। नहीं, डिबेंचर्स की बात नहीं हो रही है। डिबेंचर जो इशू किए गए हैं वो शेयर होल्डर्स को, या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए गए या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए गए। ये जो कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी बढ़ाई फ्यूचर में जाके, ये जो कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा दी, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरफ या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तरफ। कि पैसा आज इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाना था, ये पैसा आज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाना था, आज ना जाके वो 10 साल बाद जाएगा। सिमिलरली इस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा जाना था, आज नहीं जाके बोनस शेयर्स इशू करके इन्होंने अपनी लाइबिलिटी बढ़वा ली कि आज हमारे पास 1000 रुपए थे, तो उन्होंने बोला कि हम 1000 रुपए आज नहीं ले रहे, आप एक काम करो हमारे नंबर बढ़ा दो, ये हमारे नंबर कुछ बढ़ जाएंगे तो हम कल को ज्यादा ले पाएंगे। तो ये भी एक तरीके की फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है, इसको भी हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। और अगेन कितना डिविडेंड मानेंगे? डीम्ड डिविडेंड हमेशा उतना ही मानेंगे जितना कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 222C। अभी तक हमने देखा दो सेक्शंस हमने देखे, 222A और 222B। तो ए में क्या देखा था हमने? ए में देखा था हमने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, अगर किसी भी शेयर होल्डर्स को, अगर किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को या किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी, किसी भी शेयर होल्डर को अगर किसी भी तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स में कैश भी आ सकता है और कोई और एसेट भी आ सकता है, तो इसकी टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, राइट। जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कंपनी के पास है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट कैपिटलाइज्ड, हमने देखा था कि अगर कंपनी ने अपने जनरल रिजर्व को कैपिटलाइज करके शेयर कैपिटल में डाल रखा है, किसी भी तरीके से बोनस शेयर इशू करके या अनकॉल कैपिटल की वजह से, किसी भी तरीके से अगर कैपिटलाइज करा भी अपने प्रॉफिट्स, तो वो वाली अमाउंट भी काउंट होगा, और अदरवाइज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कंपनी के पास है, टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उस हद तक की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे, उसको हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे, राइट। और इसमें एक चीज और थी कि अगर एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, अगर कैश लेना है तो कैश का अमाउंट ले लेंगे, बट अगर एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि अगर किसी भी शेयर होल्डर को हम डिबेंचर्स इशू करते हैं या डिबेंचर स्टॉक्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, इस तरीके के नेचर का कुछ भी इशू करते हैं जिससे कि हमारी कल की लायबिलिटी बढ़ जाती है, राइट, हमारी कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन बढ़ जाती है, तो ऐसे केसेस को भी टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उतना अमाउंट डीम्ड डिविडेंड मान लेगी, राइट। कि हमने आज पैसे नहीं दिए, हमने तो आज एक बस डिबेंचर दिया, बट कल को हमारी एक ऑब्लिगेशन खड़ी हो गई, तो वो ऑब्लिगेशन भी हम आइडियली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ही कवर अप करना चाहिए हमें। तो ऐसे ऑब्लिगेशंस, ऐसी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस भी कंपनी, सरकार सोचती है कि भी ऐसी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस भी कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से ही कवर अप करेगी। तो दिस इज जस्ट अ वे टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो इसलिए ये जो डिबेंचर्स का जो हमने डिबेंचर सर्टिफिकेट्स ऐसे कुछ इशू करे हैं अगर, तो इनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है आज की डेट में, और अगर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है तो वैल्यूएशन रिपोर्ट्स के हिसाब से जो भी इनकी आज की वैल्यूएशन बनती है वो हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम अगर बोनस इशू करते हैं, तो दिस विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं दे हैव अ प्रायोरिटी इन पेमेंट, दे हैव फिक्स्ड डिविडेंड राइट्स, तो इनकी भी हम क्या समझते हैं कि भाई इनको भी आप एक तरीके से अपने फ्यूचर ऑब्लिगेशंस बढ़ा रहे हो, राइट। तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी अगर बोनस इशू किए जा रहे हैं, इनके नंबर्स आप बढ़ा रहे हो, तो दैट इज जस्ट अ वे टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू देम, इसको भी हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे 222B में। हाउएवर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर बोनस इशू किए जा रहे हैं तो इसको हम डीम्ड डिविडेंड नहीं मानते, क्योंकि हम बोलते हैं कि दिस इज ओनली कैपिटलाइजेशन, इसमें कोई भी अमाउंट इधर उधर नहीं गया है, ठीक है।